नमस्कार आप सभी को, आदाब आप सभी को। ये हाथ जोड़कर नमस्कार दर्शकों के लिए है और ये हाथ जोड़कर विनती देश के सड़कों पर आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए उतरे किसानों से भी है। ये विनती इसलिए आपसे है कि आप सरकार से मेज़ पर बैठकर बातचीत कीजिए, लेकिन इस तरीके से जो आपने सड़कों को घेरा हुआ है और जो आप आंदोलन पर बैठे हुए हैं उसे जल्दी ख़त्म कीजिए। अब आप कहेंगे कि आंदोलन तो मेरा हक है, किसी का भी हक है। आप सही कह रहे हैं कि आंदोलन आपका हक है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर क्या आप सच में पूरी तरह से श्योर हैं? और ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस एमएसपी पर आप अड़े हुए हैं, और मैं कोई किसान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं और जो समझ रहे हैं और दुनिया में होते इनोवेशंस को देख रहे हैं, उससे एक सवाल जहन में आता है कि क्या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था आज की तारीख में हिंदुस्तान में कायम रहनी चाहिए कि नहीं। वो इसलिए है और इस सवाल का जवाब आपको अपने अंतर्मन से भी पूछना होगा। एक तो होता है कि आप सतही भावुकता में जो कहा जा रहा है वो करने के लिए उत्सुक होते हैं और आपको लगता है इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। आप जिद पर भी अड़ जाते हैं और आपको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो सही और जो सामने वाला सोच रहा है ज़रूर उसके पीछे उसकी मंशा गलत है। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ और ये इल्तिजा भी है, क्योंकि जय जवान जय किसान जब हम छोटे से थे तब से इसकी गूंज हमारे कानों में है, तब से ये हमारी ज़ुबान पर है और ये ताउम्र रहेगा। हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर, उसके जहन में और उसके मस्तिष्क पर रहने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो 1960 की व्यवस्था है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ये कब थी? ये तब थी जब हमारे यहाँ अनाज उतना नहीं उगाया जाता था। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई थी। 33 रुपये मुझे याद पड़ता है, वो 60 के दशक में मिनिमम समर्थन मूल्य क्रॉप का था, फसल का था। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में जब हम खड़े हैं तो क्या वो सिचुएशन और वो कंडीशन है? आज जिन चीज़ों को एमएसपी पर ख़रीदा जा रहा है, गेहूं और धान, हरियाणा और पंजाब और अभी तो कुछ और राज्य उस लिस्ट में जुड़ गए हैं। ईस्ट के तो राज्य एमएसपी में है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ गेहूं और धान वहां पर उगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो कमतर होता चला जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार क्या कह रही है कि डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है क्रॉप्स का? मतलब ये कि सिर्फ एक ही तरह की फसल नहीं, यानी गेहूं और धान नहीं, हम इसमें कपास भी ले आएंगे, हम इसमें 3 प्रकार की दाल भी ले आएंगे, हम इसमें दूसरी जो फसल है वो भी ले आएंगे और हम 5 साल की गारंटी देते हैं। जो सरकारी संस्था है वो 5 साल की गारंटी देती है और उससे आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। अब एक और छोटी सी चीज़ है और ये बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है, मुझे लगता है इससे किसान भाई भी इत्तेफाक रखेंगे और तमाम मेरे दर्शक भी। अगर आप सरकार को माँ बाप मानते हैं और आप खुद को बच्चा, क्योंकि भाई सरकार का काम क्या है कि ख्याल रखना है हिंदुस्तानियों का, देशवासियों का, यहाँ के सिटीज़न का। तो जैसे एक माँ ख्याल रखती है वैसे आप मानकर चलिए कि किसानों का सरकार को ख्याल रखना है। अब आप क्या चाहते हैं कि ताउम्र हमेशा किसान उस कमज़ोर बच्चे की तरह रहे कि भले ही तू अपने पैरों पर खड़ा मत हो, तुझे पॉकेट मनी दी जाती रहेगी, या फिर माँ अपने बच्चों को इतना खुद मुख्तार, इतना इंडिपेंडेंट और इतने इनोवेशंस के साथ तैयार कर दे कि वो खुद अपना काम जो है वो कर पाए, उसे किसी पॉकेट मनी की, किसी मिनिमम समर्थन मूल्य की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। अब आप कहेंगे ये कितना आसान था आपके लिए बैठे बैठे यहाँ पर ये ज्ञान दे देना। ये ज्ञान नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। वो लोग जो अपनी नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जाते हैं, वो आपसे यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि हम भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
हम भी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि हिंदुस्तान तरक्की करे। हर कोई ये चाहता है कि $5 ट्रिलियन की जो वो इकोनॉमी का सपना है वो सबका पूरा हो जाए। और क्या लगता है किसान भाइयों को कि उनके बगैर ये सपना पूरा हो जाएगा? किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें इनकी मंशा पर जो है थोड़ा हमें संदेह है। निसंदेह ये आपका हक है कि आप किसी पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन जो शख्स ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे हिंदुस्तान को विकसित हालत में देखना है, वो आप जैसे बड़े सेक्टर को यूं ही छोड़ देगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं डाइवर्सिफिकेशन हमें तो नहीं चाहिए ये, तो आप ही बताइए ना कि वो धान जो खरीदा जा रहा है, वो गेहूं जो खरीदा जा रहा है, मुझे याद है 1920-22 में जो धान खरीदा गया था वो 600 लाख टन था और ज़रूरत हमें कितनी थी? लगभग 300 लाख टन की। यानी 300 लाख टन जो धान है उसकी देश को ज़रूरत नहीं थी। जिन दालों की हमको ज़रूरत है और जो किसान उगा नहीं रहे वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो क्यों ना किसान जो है वो इन तिलहन और दलहन को उगाएं। हम क्यों नहीं दूध, अंडा, मत्स्य पालन, ये सब किसानी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। वो सिर्फ 23 जो फसलें हैं उसे उगाने वाला ही किसान है और बाकी सारी चीज़ें, दूध, इन सब को मिलाकर सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस है आप उसे कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर फिशरीज आती है, इनको तो किसी तरह की कोई एमएसपी नहीं मिल रही है। तो क्या ये मांग नहीं करेंगे? और हो सकता है कल को ये लोग भी आ जाए और ये कहे कि नहीं हम कोई काम नहीं करेंगे, हम सड़कों को जाम कर लेंगे। तो इसमें आपको इत्मीनान से बैठकर क्या ये पता नहीं लगाना चाहिए कि कोई और तरीका निकल सकता है या नहीं, और वो कोई और तरीका कैसा है? मैं चाइना की बहुत बड़ी पैरोकार नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो अपने किसानों को खुशहाल रख रहा है तो क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है? जापान के किसान अगर खुशहाल हैं तो उसका तरीका क्या है? इजराइल जैसी जगह पर जो रेगिस्तान है, बंजर ज़मीन है, अगर वहाँ पर अपना क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है तो कैसे हो रही है? वो इनोवेशंस हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या परेशानी है और क्यों एक किसान जो है सिर्फ गेहूं और धान ही उगाएगा? खुद पंजाब के सीएम कह चुके हैं ना कि ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो कम होता जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि किसानों को अलग अलग तरह की, अलग अलग किस्म की फसलें उगानी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर एमएसपी बढ़िया मिल रही है। और इसीलिए सरकार कह रही है चलो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पुख्ता तरीका हो सकता है, बहुत दूसरे तरीके हैं जिस पर काम किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ के जो स्टोरेज के जो फैसिलिटीज़ है वो कैसी है? कितनी बार तो हम खबरें आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर गेहूं सड़ा होता है, बारिश हो रही होती है, वो बाहर ख़त्म हो जाता है सड़ के और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को क्यों ना उगाया जाए जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए हो, मतलब डाले। मैं दोबारा उस बात को कह रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया 2022 में 600 लाख टन धान खरीदा गया था, चावल खरीदा गया था, और क्या हुआ हर कोई जानता है। अब वो वक्त आ गया है कि एमएसपी की जो ये स्ट्रैटेजी 1960 के दशक में जो अपनाई गई थी वो इसलिए था क्योंकि अनाज की जो कमी थी उसे पूरा किया जाए। अब तो हम एक सरप्लस कंट्री हैं, तो क्या ठंडे दिमाग से किसानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ऐसा फॉर्मूला निकले जिसमें विन विन सिचुएशन हो, सरकार के ख़जाने पर भी ना असर पड़े और किसान की ज़मीन और अनाज पर भी असर ना पड़े, और दोनों मिलकर भारत को आगे ले जाए, ना कि बख्तरबंद गाड़ियों से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में घुसने के तरीके अपनाए जाए, या फिर किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है इसे और ज़्यादा प्रेशराइज करने वाला बनाया जाए। बल्कि आप सरकार पर प्रेशर डाल सकते हैं इस बात को लेकर कि कुछ ऐसा बताइए ना जिसमें
जिसमें ना आपके खजाने पर बोझ पड़े, ना हमारे जेब पर बोझ पड़े। बीच का कोई रास्ता ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। और इसीलिए एक बार फिर से हाथ जोड़कर किसान भाइयों से विनती है कि आप किसी ऐसे रास्ते की तलाश में सरकार के साथ बैठिए जहां पर हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें और हिंदुस्तान का ये नक्शा भी मुस्कुराता हुआ नजर आए। जय हिंद।